चलिए शुरू करें। हाँ या ना? ठीक है। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, कल हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की कहानी को क्या किया था? शुरू किया था। रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण पर हमने बात की थी। विद इन 2 मिनट एक रिवीजन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के अंदर या रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के अंदर हमने ग्रंथियों के बारे में बात करना शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियों पर बात की थी कि क्या है और इनमें क्या बेसिक अंतर है। चलेगा? तो सबसे पहला बेसिक अंतर आप याद रखोगे कि पहला बेसिक अंतर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का और कौन सी ग्रंथि का बेटा? बाह्यस्रावी ग्रंथि का, वो नलिका का है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या मिलेंगी आपको? नलिका या डक्ट देखने को मिलेगी। अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको डक्ट देखने को नहीं मिलेगी। हाँ या ना? इस अंतर को हमने पढ़ा था, इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे तो सिंपल सी बात है, हार्मोन्स और एंजाइम की बात की थी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किस में डील कर रही होंगी बेटा? हार्मोन में डील कर रही होंगी, और बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम में डील करेंगी, जो देखने को मिलेगा। तो इस पर भी हमारी बात हुई थी, और सिंपल सी बात है और भी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चलेगा? उसके बाद हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ना शुरू किया था। तो हमने हमारी कहानी की शुरुआत की थी हाइपोथैलेमस से, और सिंपली हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। किसका हिस्सा है? आपके ब्रेन का हिस्सा है, जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को रेगुलेट कर रहा है, खासकर आपकी पीयूष ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि को बेटा? पीयूष ग्रंथि को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ, किसका पार्ट है? ब्रेन में भी किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, और डाइएन्सेफलॉन का पार्ट है। ब्रेन का कौन सा पार्ट है बेटा? डाइएन्सेफलॉन का हिस्सा होता है। कौन सा मस्तिष्क आपका? अग्र मस्तिष्क, या फिर आपका हाइपोथैलेमस जो देखने को मिलेगा। और आपका हाइपोथैलेमस न्यूक्ली कोशिकाओं से बना था। किससे बना था? न्यूक्ली कोशिकाएं उसके अंदर प्रेजेंट थी, जो या तो हार्मोन बना रही थी या हार्मोन को क्या कर रही थी? संश्लेषित कर रही थी। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए सारा काम चल रहा था। किसके लिए चल रहा था बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। इसलिए हाइपोथैलेमस को कहा गया था मास्टर ग्लैंड, जो आपको देखने को मिलेगा। हाँ या ना? सिंपल सी बात है। और हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन रिलीज हो रहे थे, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम हिंदी में मोचक हार्मोन और क्या कह देते हैं? निरोधी हार्मोन कह देते हैं, जो देखने को मिलेगा। तो इन सब पर चर्चा हुई थी। उसके बाद फिर हमने आगे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना शुरू किया था। तो पहली बात तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन याद रखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस के नीचे एक ब्लैंक स्पेस है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक क्या है? ब्लैंक स्पेस है या खाली जगह है, जिसको कहा जाता है सैला टर्शिका। कौन सा हिस्सा है? सैला टर्शिका। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो सिंपल आंसर है कि कहाँ होती है? सैला टर्शिका के अंदर। किसके अंदर बेटा? सैला टर्शिका के हिस्से में कौन सी ग्रंथि मिलेगी? पीयूष ग्रंथि मिलेगी, जो हाइपोथैलेमस से अटैच है। किससे अटैच है? हाइपोथैलेमस से अटैच है। किसके थ्रू? स्टॉक या व्रंत के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? स्टॉक या व्रंत के थ्रू। और आपकी पीयूष ग्रंथि के भी कितने हिस्से थे? पहले दो थे, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। चलेगा? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस आपकी पहली क्लास है, कुछ देर बाद समझ में आएगा। ठीक है, अभी केवल सुनो। तो एडिनो हाइपोफाइसिस और कौन सा था? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस भी कितने पार्ट में बटा था? दो पार्ट में बटा था। इट इज पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, और आपका क्या था? पार्स नर्वोसा तीसरा हिस्सा था। उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन थे, उसकी हमने लिस्ट भी तैयार की थी। अब उन्हीं की आज हमको वर्किंग पढ़नी है, और यहीं से हमको क्या निकलना है? आगे बढ़ना है। चलेगा? हाँ या ना? चलेगा? सिंपल सी कहानी है। यहां तक हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। तो पहले पिट्यूटरी की वर्किंग समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलेगा? तो हमने जब पीयूष ग्रंथि को पढ़ा था, तो पीयूष ग्रंथि के 3 हिस्से दिख रहे थे। पहला कौन सा था? पार्स डिस्टेलिस का हिस्सा था। यस और नो? किसका हिस्सा था? पार्स डिस्टेलिस का हिस्सा था। कल कितने लोग थे? ठीक है, तो पार्स डिस्टेलिस के हिस्से में सबसे पहले कौन सा हार्मोन दिख रहा था?
ग्रोथ हार्मोन दिख रहा था या वृद्धि हार्मोन दिख रहा था। दूसरा आपका प्रोलैक्टिन दिख रहा था। क्या दिख रहा था? प्रोलैक्टिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा? पीआरएल लिखा। तीसरा क्या दिख रहा था? टीएसएच दिख रहा था। चौथा क्या दिख रहा था? एसीटीएच दिख रहा था। पांचवा क्या दिख रहा था? एलएच दिख रहा था। और छठवा क्या दिख रहा था? एफएसएच दिख रहा था। ये हार्मोन किसके पार्ट में थे बेटा? पार्स डिस्टलिस, पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे का हिस्सा। चलेगा? इतने हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कौन से हिस्से में है? आगे हिस्से में है, अगले हिस्से में है, जो देखने को मिलेंगे। अब एक एक से समझने की कोशिश करते हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? इट इज ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। चलेगा? हमारे पीयूष ग्रंथि के पास डिस्टलिस पार्ट में कौन सा हार्मोन हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, ग्रोथ हार्मोन का सीधा सीधा काम है क्या करना? वृद्धि एवं विकास करना। हमारे शरीर का जो भी वृद्धि और क्या है? विकास है कि भाई एक एक छोटे सी बॉडी से हम एक वेल डेवलप्ड बॉडी में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए, तैयार हो गए। ये बेसिक कौन से हार्मोन्स की वजह से हुआ है? ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हुआ है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी को एक बेसिक वृद्धि और क्या दे रहा है? विकास देने का काम कर रहा है। क्या ये ग्रोथ हार्मोन जिंदगी भर काम करेगा? सिंपल आंसर है ना। ग्रोथ हार्मोन क्या नहीं कर सकता बेटा? लाइफ टाइम काम नहीं करेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कंट्रोल मैकेनिज्म है। कैसी मैकेनिज्म है? कंट्रोल मैकेनिज्म है। अगर किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन कम आया, चलेगा? अगर किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन क्या हुआ? कम आया, तो डेफिनेट सी बात है कि उसका वृद्धि और विकास प्रॉपर नहीं होगा। ऐसे में एक समस्या देखने को मिलती है जिसको हिंदी में कहा जाता है बौनापन। यस और नो? आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया, जिनका वृद्धि और विकास पूरा नहीं हो पाया। चलेगा? तो ऐसी कंडीशन में किसकी समस्या देखने को मिली? बौनेपन की समस्या देखने को मिली, अगर ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया? कम रह गया। चलेगा? और अगर ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, वो भी समस्या है। वो भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो बड़ा खुश होने की बात है कि भाई बहुत बड़ा ग्रोथ हार्मोन है कि ये आदमी 9 फीट का हो गया, 10 फीट का हो गया। वो भी एक समस्या है जिसको कहा जाता है अतिकायता। क्या कहा जाता है? अतिकायता कहा जाता है, जो देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में 3 बातें याद रखो। कितनी? 3। पहला कि ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कौन से हिस्से से? पार्थ डिस्टेलिस हिस्से से रिलीज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये व्यक्ति का सामान्य वृद्धि और क्या करता है? विकास करता है, नियंत्रित मात्रा में करता है। अगर इसकी क्या होती है? कमी होती है। अगर इसकी क्या होती है? कमी होती है, तो व्यक्ति को क्या देखने को मिलेगा? बौनापन देखने को मिला। और अगर ये क्या हो गया? ज्यादा रिलीज हुआ, तो व्यक्ति में किसकी प्रॉब्लम आई? अतिकायता की प्रॉब्लम आई। किसकी प्रॉब्लम आना शुरू हुई? अतिकायता की प्रॉब्लम आना शुरू हुई। दोनों ही प्रॉब्लम है। दोनों ही क्या है बेटा? प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम नहीं करेगा, जो आपकी सीधे लाइफ पर असर डालेगा। चाहे बौनापन की समस्या हो, चाहे अतिकायता की समस्या हो। चलेगा? इसीलिए ग्रोथ हार्मोन को एक एक पूरी कहानी कंट्रोल करती है, जिसको कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या कहते हैं? कई किताबों में इसी ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन लिख देते हैं। एक्चुअली सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से मैनेज हो रहा है। कहां से मैनेज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से मैनेज हो रहा है, जो ग्रोथ हार्मोन को नियंत्रित कर रहा है। किसको नियंत्रित कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन को नियंत्रित कर रहा है कि ये कम या ज्यादा मात्रा में कैसे रिलीज होगा। चलेगा? तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोहिबिटिंग हार्मोन है, निरोधी हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? निरोधी हार्मोन है, जो एक कंट्रोल्ड मैनर में चल रहा है। कैसे चल रहा है? कंट्रोल मैनर में, ना ज्यादा ना कम। यस और नो? ये जिम्मेदारी कौन से हार्मोन की है? ग्रोथ हार्मोन की। और कितनी समस्याएं देखने को मिलेंगी? 2। कौन कौन सी? बौनापन और दूसरा अतिकायता। चलेगा? दूसरा हार्मोन जो पार्स डिस्टेलिस के पार्ट से निकलता है, वो कौन सा है?
प्रोलैक्टिन है। कौन सा है बेटा? प्रोलैक्टिन। आप में से कितने लोगों ने प्रोलैक्टिन सुना है? क्या काम करता है? सबसे पहली कंडीशन तो, क्या मेल बॉडी प्रोलैक्टिन को सपोर्ट करेगी? नहीं। इसका सीधा आंसर है कि ये हार्मोन कौन सी बॉडी के लिए नहीं है? मेल बॉडी के लिए नहीं है। सिंपल सी कहानी है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल सी कहानी ये है कि फीमेल बॉडी के अंदर, जब आपकी फीमेल बॉडी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करती है और एक बच्चे को क्या देती है? जन्म देती है, तब आपका प्रोलैक्टिन, यस और नो, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन उस फीमेल बॉडी के ब्रेस्ट के जो मेमोरी ग्लैंड है, कौन से ग्लैंड है बेटा? मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्रंथियां हैं, उनका ग्रोथ कराता है, ताकि आपकी फीमेल बॉडी के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो सके बेटा? मिल्क फॉर्मेशन हो सके, ताकि वो अपने बच्चों को आसानी से क्या पिला सकें? दूध पिला सकें, उनकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें। चलेगा? तो प्रोलैक्टिन का एक बेसिक काम है, आपको सीधा याद रखना है। प्रोलैक्टिन आपके कौन से ग्लैंड को बेटा? मेमोरी ग्लैंड को। कौन सी ग्रंथियों को? मेमोरी ग्रंथियों की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि फीमेल बॉडी में किसका सीक्रेशन हो सके? मिल्क का सीक्रेशन हो सके। अब आप ही मुझे बताओ, क्या ये प्रोलैक्टिन लाइफ टाइम काम करेगा? नहीं, एक लिमिटेड टाइम के लिए। जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, जब तक वो दूध पी रहा है, तब तक ये काम करना है। जैसे जैसे बच्चा आपका आपके मदर का क्या पीना छोड़ देगा बेटा? मिल्क फीडिंग करना छोड़ देगा, वैसे ही ये धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। ये सोनो, ये बेसिक कंडीशन है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि प्रोलैक्टिन का काम क्या है? किसका काम है? प्रोलैक्टिन। तो याद तो वही रखना है, ये प्रोलैक्टिन कौन से पार्ट में है? पार्स डिस्टेलिस के पार्ट में है। पहली बात तो पीयूष ग्रंथि का कौन सा हिस्सा है? पार्स डिस्टेलिस का हिस्सा है। चलेगा? जो लोग कल नहीं थे उन्हें उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है? कितने लोग कल नहीं आए थे? हाँ, तो आप बस बस केवल देखो। चलेगा? सिंपल सी बात है। तो पार्स डिस्टेलिस का हिस्सा है, और दूसरी कंडीशन है कि ये कौन से ग्लैंड की ग्रोथ करा रहा है? प्रोलैक्टिन। यस और नो, या मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करा रहा है और मिल्क फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? तीसरा हार्मोन कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां एक वर्ड याद रखना, स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब है उत्प्रेरक। यस और नो? ठीक है? कौन सा वर्ड है बेटा? उत्प्रेरक। अब देखो, सिंपल सी बात है, पहले क्या लिखा हुआ है? थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन। थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन, यानी कि ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि के लिए काम कर रहा है? थायराइड ग्रंथि के लिए काम कर रहा है। आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, जो आपके कहां पर है? गले के हिस्से में है, जो आपके लैरिंग्स के नीचे है। ये थायराइड ग्रंथि आपके कैसे हार्मोन्स को मैनेज करेगी? इसके ऊतक कौन कौन से हार्मोन को निकालेंगे, उनकी कंट्रोलिंग क्या होगी, इनको मैनेज करने का काम किसका होता है बेटा? टीएसएच का होता है। किसका होता है? टीएसएच का होता है। चलेगा? तो टीएसएच आपका किसके ऊपर काम करता है? किसके ऊपर काम करता है? थायराइड के ऊपर काम करता है। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? टीएसएच की होती है। चलेगा? टीएसएच के बाद आता है कौन सा? एसीटीएच। ये पता क्या है? ये फेवरेट है पेपर वालों का, उसकी फुल फॉर्म पूछने के लिए। ठीक है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, इट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। चलेगा? तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कौन सा है बेटा आपका? अगर मैं हिंदी में लिखूं तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। चलेगा? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। चलेगा? अब ये क्या काम करता है, ध्यान से सुनना। अभी आप केवल एक लाइन याद रखोगे, क्योंकि जब आपको एड्रिनल ग्लैंड समझ में आएगा, तब ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये जो एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्लैंड पर काम करेगा। कौन से ग्लैंड पर काम करेगा? आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि है, जो आपके कहाँ रखी हुई है? आपकी किडनी के ऊपर रखी हुई है। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड है। उस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के ऊपर। चलेगा? उस एड्रिनल ग्लैंड के किसके ऊपर? कॉर्टेक्स का। उसका कॉर्टेक्स क्या होता है, ये आप जब क्या पढ़ोगे? एड्रिनल ग्रंथि पढ़ोगे, तब उसकी पार्ट आपको समझ में आएंगे कि एड्रिनल ग्रंथि के कितने हिस्से हैं।
दो हिस्से हैं, एक उसका मेडुला पार्ट है, एक उसका कॉर्टेक्स पार्ट है। तो उसके कॉर्टेक्स के ऊपर काम कौन सी ग्रंथि कर रही है बेटा? आपका एसीटीएच कर रहा है। उसके कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, उस अधिवृक्क ग्रंथि के जो जो वल्कुट से आपके आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा बेटा? आपका एसीटीएच करेगा। कौन करेगा बेटा? एसीटीएच करेगा, जो देखने को मिलेगा, हाँ या ना? और ये दोनों जो हैं कौन कौन से? लेटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच चलेगा। लुटेनाइजिंग हार्मोन और कौन से हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये दोनों के दोनों हार्मोन बेटा आपकी बॉडी के गॉनेट्स के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? गॉनेट्स के ऊपर काम करते हैं। गॉनेट्स का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो मेल बॉडी में वृषण है और फीमेल बॉडी में जो आपका ओवरी है या ओविडक्ट है, उनके अंदर ओवा की फॉर्मेशन कराना, स्पर्म की फॉर्मेशन कराना, या मेल बॉडी के हार्मोन्स रिलीज करना, फीमेल बॉडी के हार्मोन्स रिलीज करना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? एलएच और एफएसएच की होती है। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि एग्जैक्ट एलएच क्या करता है और एग्जैक्ट एफएसएच क्या करता है, कि वो टेस्टिस में कैसे काम करता है, वो एफएसएच में कैसे काम करता है। ये कहानी आपको कहाँ समझ में आएगी? रिप्रोडक्शन में या प्रजनन में समझ में आएगी। लेकिन यहां याद रखना कि प्रजनन के लिए या फिर आपके प्रजनन संबंधी हार्मोन्स के लिए पीयूष ग्रंथि के पास कितने हार्मोन हैं? दो हार्मोन हैं, एलएच और एफएसएच। यहां तक की कहानी क्लियर है? एलएच को कहते हैं लिटेनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? लिटेनाइजिंग हार्मोन। और दूसरी तरफ कौन सा है? एफएसएच है, जिसको कह रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो हमारी पीयूष ग्रंथि के पहली बात तो कितने हिस्से हैं? तीन। पहला बड़ा हिस्सा है कौन सा? पार्स डिस्टेलिस, जिससे ये सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच चलेगा। दूसरा कल हमने बताया था कि पीयूष ग्रंथि का जो पहला हिस्सा होता है वो दो पार्ट में बटा है। कितने पार्ट में बटा है? दो पार्ट में बटा है। दूसरा पार्ट था पार्स इंटरमीडिया। कौन सा हिस्सा है बेटा? पार्स इंटरमीडिया। और इस पार्स इंटरमीडिया से केवल कितना हार्मोन था? केवल एक सिंगल हार्मोन था, जिसको आप कह रहे थे एमएसएच। ठीक है, क्या कह रहे थे? एमएसएच। क्या होता है एमएसएच? इट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलेगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग मतलब उत्प्रेरक, मेलेनोसाइट मतलब ये मेलेनोसाइट को क्या कर रहा है? आपका उत्प्रेरण कर रहा है। और मेलेनोसाइट एक्चुअली आपके बॉडी का कलर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? कलर। यस और नो? जैसे जैसे मेलेनिन या मेलेनोसाइट की कंडीशन बढ़ेगी, आपकी बॉडी पिगमेंटेशन डार्क होना क्या होगा? शुरू होगा। यस और नो? सिंपल सी बात है। ये जो बॉडी के शेड्स दिख रहे हैं ना, स्किन शेड्स जिसको हम कह सकते हैं, कि हमारी स्किन के अलग अलग क्या दिख रहे हैं? शेड्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ये एक्चुअली किसकी वजह से है बेटा? आपके मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग की कंडीशन है कि अलग अलग पिगमेंट्स, यानी कि त्वचा के वर्ण का निर्धारण, त्वचा के वर्ण का निर्धारण कौन करेगा? एमएसएच करेगा। जहां एमएसएच की रिलीजिंग ज्यादा होगी वहां वर्ण डार्क होगा, जहां वो कम होगा वहां वर्ण क्या होगा? लाइट होगा, जो देखने को मिलेगा। हाँ या ना? ये बेसिक काम है किसका बेटा? आपके एमएसएच का। तो आपका सिंपल सी कहानी ये है कि पीयूष ग्रंथि दो हिस्सों में बटी थी, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, एक कौन सा था? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो गए। कौन कौन से? पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। न्यूरो हाइपोफाइसिस को आप क्या कह रहे थे? पार्स नर्वोसा। क्या कह रहे थे? पार्स नर्वोसा। और पार्स नर्वोसा से दो हार्मोन्स निकल रहे थे। पार्स नर्वोसा कितने हार्मोन्स को सपोर्ट कर रहा था बेटा? आपके दो हार्मोन को सपोर्ट कर रहा था। एक था आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सा था बेटा? ऑक्सीटोसिन। और एक था आपका वैसोप्रेसिन। चलेगा, तो एक तरफ आपका ऑक्सीटोसिन है और एक तरफ आपका कौन सा है? वैसोप्रेसिन है। ये दो हार्मोन कौन से पार्ट से निकलेंगे?
नर्वोसा के पार्ट से। कहाँ से निकलते हैं? नर्वोसा के हिस्से से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। आप में से कितने लोगों ने ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सुना है? अगर आपने नाम भी सुना है तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। क्या होता है ऑक्सीटोसिन? हमारी बॉडी में क्या करता है? अगर हमारी पिट्यूटरी से निकल रहा है तो हमारी बॉडी में क्या करेगा? अच्छा, वैसोप्रेसिन क्या काम करता है? यूरिन की? कौन सा? वैसोप्रेसिन। ठीक है, और बताओ। ऑक्सीटोसिन एग्जैक्टली क्या करेगा? देखो एक बात समझना, ऑक्सीटोसिन का सबसे बेसिक काम ये होता है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, चलेगा, जब आपकी प्रेगनेंसी लास्ट स्टेज में पहुंचती है, जब डिलीवरी का क्या आता है, समय आता है, तब आपकी बॉडी का यानी कि फीमेल बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन है, वो ऑक्सीटोसिन यूटेरस की मसल्स को क्या करता है बेटा? कंप्रेस कराता है। क्या कराता है? संकुचित कराना। ये सोनो, क्या कराना? संकुचित कराना। यानी कि सिंपल सी कहानी समझो, बच्चे का जन्म होना इतना आसान नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको अंदर से बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, तब बच्चा नीचे की तरफ क्या होगा? प्रेस होगा या पुश होगा, चलेगा। ये काम आपका ऑक्सीटोसिन करेगा कि वो आपके यूटेरस वॉल को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, पूरी का पूरा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके, चलेगा। और यही आपका ऑक्सीटोसिन है जो लेबर पेन क्रिएट करता है। आपकी फीमेल बॉडी में जो लेबर पेन आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि वो मसल्स बहुत बहुत हार्डली क्या हो रही हैं? कंप्रेस हो रही हैं, और वो बच्चे के जो पूरा का पूरा आपका आपका कहते हैं ना फीटस है, उसको किसकी तरफ पुश कर रही हैं? नीचे की तरफ पुश कर रही हैं, ताकि आपका जो बेबी है वो आसानी से क्या हो जाए? बॉर्न कर जाए, चलेगा। तो ऑक्सीटोसिन का पहला काम ये होता है कि प्रसव के समय, किसके समय बेटा? प्रसव के समय या डिलीवरी के समय फीमेल बॉडी के गर्भाशय को संकुचित करता है। किसको संकुचित करता है? गर्भाशय को संकुचित करता है। यस सोनो, रिलैक्स मत लिखना, क्या करता है? संकुचित करता है, यानी कि अंदर से प्रेशर लगाता है, चलेगा, ताकि डिलीवरी क्या हो सके? आसान हो सके। प्लस प्रसव पीड़ा जो हो रही है वो भी लगभग किसकी वजह से हो रही है? ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रही है, चलेगा। और जब आपकी मदर इस पूरे फेज से गुजरती है, यह सोनो, जब आपकी मदर इतने पेन से गुजरेगी, उसकी यूटेरस संकुचित हुआ, आपकी वॉल्स ब्रेक हुई, सब कुछ हुआ, तो यही ऑक्सीटोसिन बाद में रिलैक्सेशन देगा। क्या देगा बेटा? रिलैक्सेशन देगा, बाद में हील भी करेगा, और हील करने के साथ साथ ये एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। ये सोनो, क्या करेगा? एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, यानी कि आप कह सकते हो वात्सल्य की भावना। किसकी भावना बेटा? वात्सल्य की भावना क्रिएट होगी, किसके बीच में? माँ और बच्चे के बीच में। तो फिर आपके आफ्टर बर्थ आपकी मदर में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो तेजी से क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑक्सीटोसिन बहुत तेजी से अब चीजों को क्या कर रहा है? हील कर रहा है, और एक एक बेसिक रिलेशन बना रहा है। एक क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है, चलेगा। एक वात्सल्य की भावना क्रिएट कर रहा है, किसके अंदर बेटा? आपके मदर और बच्चे के बीच में। ये काम होता है किसका? ऑक्सीटोसिन का, जो देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हमारा जो वैसोप्रेसिन है, कौन सा है? वैसोप्रेसिन। आगे चलकर आप एक टॉपिक पढ़ोगे, उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र, या किडनी पढ़ने वाले हो। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक पेयर क्या है? अरे हाँ या ना? दो की संख्या में क्या है? किडनी है। क्या करती हैं किडनियां? अरे ब्लड को फिल्टर करती हैं, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालती हैं, उसको यूरिन में कन्वर्ट करती हैं। वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? रिलीज होता है। यही होता है मूत्र निर्माण का काम करना, और मूत्र का निष्कासन करना, ये काम है उत्सर्जन तंत्र का। हाँ या ना? आपका उत्सर्जन तंत्र जब यूरिन को या यूरिया को रिलीज करता है, तो वो
वो सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म में रिलीज करता है? आपका यूरिन, उसमें भी कंफ्यूजन है, हाँ या ना? उसमें भी तुम लोग टेंशन में बैठो, यूरिन लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है। जागो, हाँ या ना? सुबह हो चुकी है। यूरिन किस फॉर्म में रिलीज होता है? आप लोग कभी कभार पता है साइंस सुन के ही बेहोश हो जाते हो। अरे भाई कुछ नहीं है, यूरिन लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है। कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है, हाँ या ना? अब जब यूरिन रिलीज होगा तो डेफिनेट सी बात है कि अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो? रिलीज हो। ये सुनो, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है तो आपका बेसिक डिहाइड्रेशन खत्म होगा, बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल खत्म होगा, डाइजेशन पर इफेक्ट आएगा, कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, हाँ या ना? यानी कि आप चाहते हैं कि कम से कम पानी खर्च होना चाहिए, चलेगा? तो आपका जो नेफ्रॉन होता है, जो आपके वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, आपके वृक्क के अंदर या किडनी के अंदर छोटे छोटे क्या हैं? नेफ्रॉन है, जिनकी संख्या एक किडनी में लगभग 10 लाख तक होती है, हाँ या ना? इस नेफ्रॉन का ऊपर का हिस्सा बोबन कैप्सूल कहलाता है, फिर पीसीटी मिलता है, फिर हेनले लूप मिलता है, फिर डीसीटी मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब जब ब्लड छनता है तो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी आता है, फिर वो धीरे धीरे अवशोषित होता है, धीरे से धीरे क्या होता है? अवशोषित होता है, और जब यूरिन बनता है तो बहुत कम क्वांटिटी में पानी बचा रह जाता है। तो आपका वैसोप्रेसिन इस अवशोषण में पार्टिसिपेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी दोबारा बॉडी में क्या हो जाना चाहिए? अवशोषित हो जाना चाहिए, ताकि यूरिन में ज़्यादा पानी खर्च ना हो। ये सुनो, सिंपल सी बात है, यानी कि वाटर लेवल को कंट्रोल करना, ज़्यादा पानी बाहर ना निकलने देना, या उस ज़्यादा पानी के साथ साथ ज़्यादा न्यूट्रिशन को बाहर आने ना देना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? वैसोप्रेसिन की होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या कहा जाता है? एडीएच कहा जाता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये आपके यूरिन की क्वांटिटी या मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, चलेगा? किसको नियंत्रित कर रहा है? यूरिन की क्वांटिटी या मात्रा को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन, इसीलिए इसको कहा जाएगा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, चलेगा? अगर किसी व्यक्ति का वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन हिल जाता है, हिलने का मतलब है हार्मोन्स क्या हो जाता है? आपका इरेगुलेट हो जाता है, अनियंत्रित होता है, चलेगा? ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति का वैसोप्रेसिन अनियंत्रित हुआ या कम हो गया, हाँ या ना? तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी यूरिन फ्लो के ऊपर, यूरिन फ्लो का मतलब है मूत्र बहाव के ऊपर, उस व्यक्ति का नियंत्रित नहीं रहेगा, हाँ या ना? ऐसी कंडीशन में बेटा ध्यान से सुनना, जब वैसोप्रेसिन हिलेगा तो ऐसे व्यक्ति में एक तो यूरिनेटिंग बहुत ज्यादा होगी। ये सुनो, उसको जल्दी जल्दी क्या आएगा? यूरिनेटिंग आएगा। कभी कभार तो ऐसी स्थिति बनती है कि रिलीज करने के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है, और इतनी तेज यूरिन आया है कि व्यक्ति क्या नहीं कर पा रहा है? कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। ऐसी भी स्थिति आती है, चलेगा? जब क्या क्या नियंत्रित होता है बेटा? वैसोप्रेसिन अनियंत्रित होता है, चलेगा? तो ऐसे में एक तो आपका यूरिन फ्लो क्या हुआ? ज्यादा हुआ। उस यूरिन के साथ वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या हुआ? रिलीज हुआ, जिसकी वजह से आपका ब्लड थिक पड़ा। क्या पड़ा? ब्लड थिक पड़ा, जिससे उसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई, चलेगा? और आपको एक बीमारी देखने को मिली जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो। एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस और एक है डायबिटीज मेलिटस, चलेगा? जब आप पैनक्रियास पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? पैनक्रियास पढ़ोगे। जब आप इंसुलिन की कहानी पढ़ोगे, किसकी कहानी पढ़ोगे? इंसुलिन की कहानी पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे डायबिटीज मेलिटस। क्या पढ़ोगे? डायबिटीज मेलिटस। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि वैसोप्रेसिन की दिक्कत होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है,
तो याद रखना कौन सी बीमारी है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। चलेगा। तो जो डायबिटीज आपको वैसोप्रेसिन की वजह से देखने को मिल रही है वो कौन सी है, डायबिटीज इंसिपिडस है। चलेगा। तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से देखने को मिलेगी, वैसोप्रेसिन की वजह से देखने को मिलेगी। चलेगा। तो ये पूरी कहानी आप याद रखेंगे किसके लिए, पीयूष ग्रंथि के लिए। किसके लिए, पीयूष ग्रंथि के लिए। ये पीयूष ग्रंथि सब जगह काम कर रही है, इसीलिए इसको कहते हैं कौन सी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या बैंड ऑफ आर्केस्ट्रा। क्या कहा दिया जाता है, बैंड ऑफ आर्केस्ट्रा। यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक कोई समस्या, तो हाइपोथैलेमस क्लियर है, हाँ या ना, पीयूष ग्रंथि क्लियर है, हाँ या ना, कल वो टेबल बनाई थी, यस और नो, कहाँ तक लिखा था शॉर्ट फॉर्म में कल, कुछ नहीं लिखा, हाइपोथैलेमस में कुछ लिखा था, तो पहले पॉइंट वाइज कुछ लिखो। हाइपोथैलेमस हेडिंग डली होगी शायद, ठीक है वहीं से लिखो। ठीक है, हाइपोथैलेमस पॉइंट वाइज लिखना है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डाईएन्सेफेलॉन के, डाईएन्सेफेलॉन, चलेगा। ठीक है, डाईएन्सेफेलॉन क्या है ये आप ब्रेन एक बार जब पढ़ोगे तो आपको दोबारा समझ में आएगा। चलेगा। तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के किसके बेटा, आपके डाईएन्सेफेलॉन के निचले हिस्से में उपस्थित होता है, निचले हिस्से में उपस्थित होता है। चलेगा, निचले हिस्से में उपस्थित होता है। इसके अंदर, इसके अंदर फटाफट लिखेंगे, इसके अंदर बहुताय संख्या में, इसके अंदर बहुताय संख्या में, बहुताय मतलब अधिक संख्या में। चलेगा, इसके अंदर बहुताय संख्या में न्यूक्ली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इसके अंदर बहुताय संख्या में न्यूक्ली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। चलेगा। ये न्यूक्ली कोशिकाएं, ये न्यूक्ली कोशिकाएं, ये न्यूक्ली कोशिकाएं या तो हार्मोन बनाती हैं, या तो हार्मोन बनाती हैं या हार्मोन का संश्लेषण करती हैं। चलेगा, या तो हार्मोन बनाती हैं या तो हार्मोन का क्या करती हैं, संश्लेषण करती हैं। चलेगा, हार्मोन का संश्लेषण करती हैं, जो पीयूष ग्रंथि को, जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन का संश्लेषण करती हैं जो कौन सी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं, जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। चलेगा, इसीलिए इसे, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। चलेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लिख लिया। ऊपर हेडिंग डालेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कितने प्रकार के हार्मोन दे रहा था बेटा, दो। पहले कौन से थे, मोचक हार्मोन जिनको रिलीजिंग हार्मोन कह रहे थे। दूसरा कौन से हार्मोन थे, निरोधी हार्मोन। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन दे रहे थे, कौन कौन से, मोचक हार्मोन जिनको आप रिलीजिंग हार्मोन कह रहे थे, दूसरे कौन से हैं, निरोधी हार्मोन जिनको प्रोहिबिटिंग हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है, प्रोहिबिटिंग हार्मोन।
चलेगा। मोचक हार्मोन क्या करते थे? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्रावण को प्रोत्साहित करते थे। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्रावण को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित मतलब रिलीज होने में सपोर्ट करते हैं। पीयूष ग्रंथि के श्रावण को या पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के श्रावण को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। कौन से हार्मोन बेटा? रिलीजिंग हार्मोन। चलेगा। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के श्रावण को प्रोत्साहित करते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के श्रावण को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। चलेगा। लिख लिया आपने? ठीक है। निरोधी हार्मोन में लिखेंगे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्रावण को रोकते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्रावण को क्या करते हैं? रोकते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्रावण को क्या करते हैं? रोकते हैं। लिख लिया? हाँ या ना? नीचे हेडिंग डालोगे कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है। हेडिंग कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। फटाफट लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस के नीचे खाली जगह। हाइपोथैलेमस के नीचे खाली जगह किस में पाई जाती है? सैला टर्शिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सैला टर्शिका में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के नीचे खाली जगह सैला टर्शिका में पाई जाती है। ठीक है। सैला टर्शिका में पाई जाती है। ठीक है। जस्ट हियर हाइपोथैलेमस के नीचे खाली जगह सैला टर्शिका में पाई जाती है। ठीक है। नीचे एक पॉइंट लिखेंगे। हाइपोथैलेमस के द्वारा या हाइपोथैलेमस से व्रंत या स्टॉक के द्वारा जुड़ी होती है। व्रंत या किसके द्वारा जुड़ी होती है? स्टॉक के द्वारा जुड़ी होती है। ये पॉइंट सब कल हम विद डायग्राम पढ़ चुके हैं। स्टॉक के द्वारा क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। हाइपोथैलेमस से व्रंत या स्टॉक के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। चलेगा। ठीक है। अब एक चार्ट बना लो, वही जो कल बनाया था कि पीयूष ग्रंथि के कितने हिस्से थे बेटा आपके? 2 हिस्से थे। सबसे पहले पहले आगे का हिस्सा था जो कहला रहा था एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। चलेगा। तो पहला हिस्सा कौन सा था? एडिनो हाइपोफाइसिस। चलेगा। दूसरा हिस्सा कौन सा था बेटा? इट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। चलेगा। तो पहला हिस्सा कौन सा था? एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा हिस्सा कौन सा था? न्यूरो हाइपोफाइसिस। चलेगा। तो पहला हिस्सा कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा हिस्सा कौन सा है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के कितने हिस्से थे? 2 हिस्से थे। एडिनो हाइपोफाइसिस के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? इट इज पार्स डिस्टेलिस और दूसरा कौन सा है? पार्स इंटरमीडिया। चलेगा। और यहाँ जो न्यूरो हाइपोफाइसिस था उसको क्या कह रहे थे? इट इज पार्स नर्वोसा। क्या कह रहे थे? पार्स नर्वोसा। सारे सवाल तो यही पूछे जा सकते हैं कि डिस्टेलिस से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इंटरमीडिया से कौन से निकलते हैं, नर्वोसा से कौन से रिलीज होते हैं। चलेगा। तो पार्स डिस्टेलिस के हार्मोन सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखो। पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा TSH। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉर्नर में। ठीक है। चौथा ACTH, पांचवा LH, छठवा FSH। चलेगा। ये किसके पार्ट हैं? डिस्टेलिस के पार्ट हैं। हाँ या ना? इंटरमीडिया से एक ही हार्मोन था। कौन सा?
MSH, एक ही हार्मोन था, कौन सा? MSH। ठीक है, यहाँ दो हार्मोन कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और कौन सा है? वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और कौन सा है बेटा आपका? वैसोप्रेसिन। तो दो ही हार्मोन हैं, कौन कौन से हैं बेटा? ऑक्सीटोसिन और कौन सा है? वैसोप्रेसिन। लिख लिया, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, एक एक लाइन में लिखते जाओ फटाफट। ग्रोथ हार्मोन वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, एक एक लाइन में पॉइंट वाइज लिखते जाना। ग्रोथ हार्मोन वृद्धि एवं, ये बना ली, जल्दी बनाओ। बना लिया? अब लिखोगे, ग्रोथ हार्मोन वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। ग्रोथ हार्मोन वृद्धि एवं किस में सहायक होता है? विकास में सहायक होता है। इसकी कमी से, इसकी कमी से बौनापन, इसकी कमी से बौनापन एवं अधिकता से अतिकायता की समस्या उत्पन्न होती है। बस इतना ही लिखना है, चलेगा? ठीक है, दूसरा लिखेंगे प्रोलैक्टिन। कौन सा है बेटा आपका? प्रोलैक्टिन। अब वो तो मे भी हो सकता है, अगर उनके पेरेंट्स ठीक हैं तो हो सकता है कि उनमें वृद्धि हार्मोन क्या हो, ज़्यादा हो, चलेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन। कौन सा है बेटा आपका? प्रोलैक्टिन। ठीक है, सीधा लिखेंगे प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्रंथि की, चलेगा? प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्रंथि की, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्रंथि के विकास में सहायक होता है, विकास में सहायक होता है। प्रोलैक्टिन मेमोरी, मेमोरी ग्रंथि, मेमोरी, MAMMARY, मेमोरी ग्रंथि के विकास में क्या होता है? सहायक होता है, ताकि, ताकि माताओं में, ताकि माताओं में किसका निर्माण हो सके? दुग्ध निर्माण हो सके, ताकि माताओं में दुग्ध निर्माण हो सके। ठीक है, तीसरा एक लाइन में लिख लो, TSH, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन, चलेगा? थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन। ठीक है, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन क्या करता है? थायराइड से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? आपका किसका होता है? थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन का होता है। चलेगा? थायराइड से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? TSH का होता है। फटाफट लिखेंगे ACTH, फटाफट, बहुत तेजी से। क्या करता था? पहले तो इसका फुल फॉर्म, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, चलेगा? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, लिखोगे क्या करता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन? फटाफट लिखेंगे, एड्रिनल ग्रंथि के या अधिवृक्क ग्रंथि के, अधिवृक्क ग्रंथि के, अधिवृक्क ग्रंथि के, एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि के, अधिवृक्क ग्रंथि के कहां से बेटा? कॉर्टेक्स से, अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को, अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है।
चलेगा। आदिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करता है? नियंत्रित करता है। फटाफट लिखेंगे LH, ये दोनों साथ में लिखेंगे, LH एंड FSH। चलेगा। LH एवं किस पर बेटा? FSH। ठीक है। LH को क्या कह रहे थे? ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH को क्या कह रहे हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलेगा। ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलेगा। FSH को क्या कह रहे हैं? फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, सीधा लिखना। ये दोनों हार्मोन मनुष्य के गॉनिड पर कार्य करते हैं। चलेगा। ये दोनों हार्मोन मनुष्य के गॉनिड पर कार्य करते हैं, मनुष्य के गॉनिड्स पर कार्य करते हैं, गॉनिड पर कार्य करते हैं। चलेगा। तथा तथा पुरुष एवं मादा के शरीर में, तथा पुरुष एवं किसके शरीर में बेटा? मादा के शरीर में प्रजनन संबंधी, प्रजनन संबंधी हार्मोन के श्रावण पर कार्य करते हैं। प्रजनन संबंधी हार्मोन के श्रावण पर कार्य करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको प्रजनन तंत्र में बहुत क्लियरली समझ में आएगा। चलेगा। प्रजनन के हार्मोन्स के श्रावण पर कार्य करते हैं कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन्स कैसे रिलीज होगा, स्पर्म कैसे बनेगा, वो सब समझ में आएगा। चलेगा। तो ये हो गया किसका पार्ट बेटा? डिस्टेलिस का पार्ट। MSH में लिखेंगे पार्स इंटरमीडिया के, पार्स इंटरमीडिया के हिस्से से, पार्स इंटरमीडिया के हिस्से से मेलेनोसाइट उत्प्रेरक हार्मोन निकलता है। पार्स इंटरमीडिया के हिस्से से मेलेनोसाइट उत्प्रेरक हार्मोन निकलता है। पार्स इंटरमीडिया के हिस्से से मेलेनोसाइट उत्प्रेरक हार्मोन निकलता है। मेलेनोसाइट उत्प्रेरक हार्मोन निकलता है। यदि इसकी मात्रा, यदि इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यदि इसकी मात्रा अधिक होती है तो त्वचा का वर्ण, तो त्वचा का वर्ण गहरा होता है। तो त्वचा का वर्ण कैसा होता है? गहरा होता है। तथा इसकी मात्रा कम होने पर, तथा इसकी मात्रा कम होने पर त्वचा का वर्ण कैसा हो जाता है? हल्का रहता है। क्या बेटा? हाँ हाँ, सिंपल सी कंडीशन है, वो यही कंडीशन है। ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा मुख्यतः दो हार्मोन स्रावित करता है। पार्स नर्वोसा मुख्यतः कितने हार्मोन बेटा? दो हार्मोन स्रावित करता है। कौन कौन से? पार्स नर्वोसा मुख्यतः दो हार्मोन स्रावित करता है। कौन कौन से बेटा? ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एवं कौन सा बेटा? वैसोप्रेसिन। चलेगा। तो एक तरफ ऑक्सीटोसिन, दूसरी तरफ वैसोप्रेसिन। ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन में लिख लेंगे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय, ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय, ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है। ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है। मांसपेशियों को क्या करता है? संकुचित करता है, ताकि, ताकि क्या हो सके? प्रसव आसानी से हो सके। ताकि प्रसव आसानी से हो सके। ताकि प्रसव आसानी से हो सके। चलेगा। प्रसव पीड़ा देने का कार्य,
प्रसव पीड़ा देने का कार्य, प्रसव पीड़ा देने का कार्य भी किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का होता है। चलेगा। प्रसव उपरांत, प्रसव उपरांत माँ एवं बच्चे के बीच, प्रसव उपरांत माँ एवं बच्चे के बीच वात्सल्य की भावना स्थापित करना, प्रसव उपरांत माँ एवं बच्चे के बीच कौन सी भावना उत्पन्न करना? वात्सल्य की भावना उत्पन्न करना, वात्सल्य की भावना उत्पन्न करना तथा, वात्सल्य की भावना उत्पन्न करना तथा तथा दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाना, तथा दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाना किसका कार्य है? ऑक्सीटोसिन का कार्य है। ठीक है, फटाफट लिखोगे वैसोप्रेसिन। चलेगा। कौन सा बेटा आपका? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन को कौन सा हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। चलेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। चलेगा। सीधा सवाल पूछा जाता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसे कहते हैं, सीधा आंसर क्या होगा? वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है बेटा? वृक्क के अंदर, वृक्क के अंदर, ये हार्मोन वृक्क के अंदर, कॉमा लगाकर लिखेंगे, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में, ये हार्मोन वृक्क के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में, मूत्र निर्माण के प्रक्रिया में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है, जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है, जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। बेटा आपका डेमो जो है एमपीएसआई के लिए है या फाउंडेशन बैच के लिए? हाँ तो ठीक बैठे हो। चलेगा। तो क्या लिखा आपने? जल के अवशोषण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ताकि 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 अधिक मात्रा में, ताकि अधिक मात्रा में जल श्रावित, या जल श्रावित ही ठीक है, अधिक मात्रा में जल श्रावित ना हो। चलेगा। अधिक मात्रा में जल श्रावित ना हो। ठीक है। वैसोप्रेसिन के, वैसोप्रेसिन के अनियंत्रित होने की स्थिति में, वैसोप्रेसिन के अनियंत्रित होने की स्थिति में कौन सी बीमारी? डायबिटीज इंसिपिडस। चलेगा। वैसोप्रेसिन के अनियंत्रित होने की स्थिति में डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस की समस्या देखने को मिलती है। चलेगा। डायबिटीज इंसिपिडस की समस्या देखने को मिलती है। तो ये है आपका कौन सा बेटा? आपका पीयूष ग्रंथि। फटाफट नीचे लिख लो, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो बहुत कॉमन पॉइंट है, आपको याद होगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब आगे बढ़े, हाँ या ना? चलो, अब हमने हाइपोथैलेमस पर बात कर ली, पीयूष ग्रंथि को पूरा डिटेल में क्या कर लिया, समझ लिया। अब ब्रेन में एक और छोटी सी ग्रंथि है जिसको हम कह रहे हैं पिनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पिनियल ग्रंथि है। तो नीचे एक हेडिंग डाल देंगे, इट इज पिनियल ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि है बेटा आपके? पिनियल ग्लैंड है या पिनियल ग्रंथि है। तो एक हेडिंग आपकी रहेगी, ब्रेन के अंदर ही है, कौन सी बेटा? पिनियल ग्रंथि। हाँ या ना? कल जितने लोग प्रेजेंट थे मैंने आपको बताया था कि आपके ब्रेन में जो डाइएन्सेफ्लॉन पार्ट है, कौन सा पार्ट है? डाइएन्सेफ्लॉन पार्ट है, उसमें मेनली तीन चीजें हैं। ऊपर की तरफ था एपिथैलेमस, हाँ या ना? ऊपर की तरफ क्या था? एपिथैलेमस। बीच में क्या था? थैलेमस। और नीचे की तरफ क्या था?
हाइपोथैलेमस, चलेगा। और उस हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्रंथि थी? पीयूष ग्रंथि। ये बात हमने कल की थी, हाँ या ना? अब आपकी जो पिनियल ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है? पिनियल ग्रंथि जो होती है, ये पिनियल ग्रंथि सबसे पहले आप याद रखोगे आपके डॉर्सल साइड में होती है। यस और नो? जैसे आपकी आपकी पीयूष ग्रंथि फ्रंटल साइड में है, आपकी पिनियल ग्रंथि कौन सी साइड में है? डॉर्सल साइड। उसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय भाग। कौन सा भाग बेटा? पृष्ठीय भाग। डॉर्सल साइड मतलब हल्का सा इधर की तरफ, पीछे की तरफ। कौन सी ग्रंथि है बेटा आपकी? आपकी पिनियल ग्रंथि है। तो आप सबसे पहले याद रखोगे कि मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में, कौन से भाग में? पृष्ठीय भाग में कौन सी ग्रंथि है? पिनियल ग्रंथि है। और ये पिनियल ग्रंथि लगभग एपिथैलेमस से जुड़ी हुई यहां पर रहती है। एपिथैलेमस का जो निचला हिस्सा होता है, वहां पर नीचे की तरफ कौन सी ग्रंथि मिलेगी बेटा? पिनियल ग्रंथि मिलेगी। कौन सी ग्रंथि मिलेगी? पिनियल ग्रंथि मिलेगी, चलेगा। तो पिनियल ग्रंथि आपकी किसकी तरफ है बेटा? आपके नीचे की तरफ है, जो आपको देखने को मिलेगी। आप सीधा याद रखो कि मस्तिष्क के कौन से भाग में? पृष्ठीय भाग में कौन सी ग्रंथि मिलती है? पिनियल ग्रंथि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और किसके नीचे मिलेगी? आपके एपिथैलेमस के नीचे। एपिथैलेमस के निचले हिस्से में क्या मिलेगा बेटा आपको? पिनियल ग्रंथि देखने को मिलेगी। तो एक लाइन तो सबसे पहले लिखो, ठीक है। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के, पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग में होती है? पृष्ठीय भाग में उपस्थित होती है। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग में उपस्थित होती है? पृष्ठीय भाग में उपस्थित होती है, चलेगा। लिख लिया, ठीक है। और किसके नीचे होती है? एपिथैलेमस के निचले हिस्से में उपस्थित होती है। एपिथैलेमस के निचले हिस्से में उपस्थित होती है। अब आप जो पिनियल ग्रंथि के लिए याद रखोगे बेटा, वो एक ही पॉइंट है। बहुत छोटा सा काम है इसका। छोटा काम इन द सेंस, एक ही हार्मोन रिलीज कर रही है, एक मेन हार्मोन रिलीज कर रही है, जिसको कहते हैं मेलेटोनिन। क्या कहते हैं? मेलेटोनिन, ठीक है। तो पिनियल ग्रंथि से आपका एक जो मेन हार्मोन निकल रहा है, वो कौन सा है? मेलेटोनिन। तो सीधा लिखोगे कि पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन, पिनियल ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, चलेगा। पिनियल ग्रंथि क्या, कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन क्या करती है? स्रावित करती है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है? यस, इसको हम जैविक घड़ी कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कौन कर रहा है बेटा? आपका मेलेटोनिन कर रहा है। यानी कि हमारे बॉडी में जो साइक्लिक प्रोसेस चल रही है, यस और नो? आप देखते हो कि हमारी बॉडी की एक रिदम सेट हो चुकी है, हाँ या ना? एक निश्चित समय के बाद हमको क्या आती है? नींद आएगी। एक निश्चित समय के बाद आप क्या करोगे? जागोगे। स्लीप और वेक साइकिल जिसको कहता है, सोने और जगने का चक्र जिसको कहा जाएगा। आपकी हंगर साइकिल्स हैं, थ्रस्ट साइकिल हैं, या फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं, ये क्या है बेटा? फिक्स हैं। कैसी हैं बेटा? फिक्स हैं। और इनको मैनेज कौन करेगा? आपका मेलेटोनिन करेगा, चलेगा। तो सिंपल सी कंडीशन है, इसलिए इसको हम कौन सी घड़ी कह रहे हैं? जैविक घड़ी कह रहे हैं, चलेगा। कि विभिन्न प्रकार के जो चक्र हैं बॉडी में, उनको नियंत्रित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? मेलेटोनिन करता है। अगर आपको आपका जो स्लीपिंग टाइम है, अगर वो गड़बड़ हो गया, अरे हाँ या ना? जैसे आप रात को कुछ ज़्यादा सोचने बैठ गए, आपको जिस समय सोना था उस समय नहीं सोच पाए, और ये साइकिल आपके साथ लगातार चली, तो आपका जो साइक्लिक ऑर्डर था वो बिगड़ा। इसका मतलब ये है कि उसका सीधा असर किसके ऊपर होगा? मेलेटोनिन के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? मेलेटोनिन के ऊपर होगा, जो देखने को मिलेगा, हाँ या ना? तो आपका मेलेटोनिन आपकी साइक्लिक कंडीशन को मैनेज करेगा। तो सीधा लिखो, पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे एक प्रकार की जैविक घड़ी कहा जाता है, चलेगा। जिसे एक प्रकार की कौन सी घड़ी कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है, चलेगा। जिसे एक प्रकार की जैविक घड़ी कहा जाता है। ये शरीर के
ये शरीर के विभिन्न चक्रों को नियंत्रित करता है। ये शरीर के विभिन्न किसको नियंत्रित करता है? चक्रों को नियंत्रित करता है, जैसे सोने एवं जागने की प्रक्रिया। जैसे सोने एवं किसकी प्रक्रिया? जागने की प्रक्रिया। ये काम कौन सी ग्रंथि का है बेटा? आपके पिनियल का है। तो छोटी सी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि बेटा? पिनियल ग्रंथि, जो आपको याद रखना है। और कौन सा हार्मोन याद रखोगे? मेलेटोनिन। तो जितने पीयूष ग्रंथि में बहुत ज्यादा हार्मोन पड़े थे, यहाँ केवल कितना हार्मोन पढ़ना है? एक। कौन सा बेटा? मेलेटोनिन। तो इतनी चीजें तो ब्रेन के लिए याद रखो कि ब्रेन में एक तो हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, और कौन सी ग्रंथि है? पिनियल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पिनियल ग्रंथि है। अब नीचे आओगे तो गर्दन के निचले हिस्से में मिलेगा थायराइड। लैरिंग्स के नीचे, यहाँ पर लैरिंग्स का पोर्शन है, लैरिंग्स के नीचे कौन सी ग्रंथि मिलती है? थायराइड ग्रंथि। तो हेडिंग होगी थायराइड। थायराइड, और थायराइड के साथ साथ क्या चलेगा? पैराथायराइड। पहले थायराइड चलेगा, फिर पैराथायराइड। तो हेडिंग डालेंगे कौन सी ग्रंथि बेटा? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। कितने लोगों ने थायराइड सुना है? हाथ ऐसे होता है। क्या होता है थायराइड? क्या होता है, कैसे काम करता है, और क्या काम करता है? 3 सवाल है। 3 सवाल में पूरी ग्रंथि खत्म होगी। अरे थायराइड ग्रंथि सुनी तो है, ठीक है। कहाँ होती है? ठीक है। कितने की संख्या में होती है? पेयर होता है, 2 होती हैं, 4 होती हैं, दर्जन भर होती हैं। कितना होता है? कितने लोग कह रहे हैं 1 होती है? कितने लोग कह रहे हैं 2 होती हैं? और कितने लोग हैं जो कह रहे हैं होती हैं, हमें क्या करना, काम कर रहा है ना। सिंपल सी बात है, क्यों जबरदस्ती सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? चलो ध्यान से सुनना। सबसे पहली कंडीशन ये है कि थायराइड ग्रंथि आपको 2 की संख्या में मिलेंगे। कितने की संख्या में मिलेंगी? 2। यानी कि एक पेयर में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? पेयर। और कहाँ मिलती हैं? तो ध्यान से सुनना। आपका जो ट्रैक किया गया है, क्या गया है? आपका जो ट्रैक किया गया है, जिसको आप हिंदी में श्वसन नली कहते हो। कौन सी नली कहते हो? श्वसन नली में इस एडम कंडीशंस के नीचे, यानी कि लैरिंग्स के नीचे, यहाँ पर, हाँ या ना, यहाँ पर आपको एक ट्रैकिया के इधर और एक ट्रैकिया के इधर, ये दोनों 2 की संख्या में क्या मिलेंगी? थायराइड ग्रंथि देखने को मिलेंगी। चलेगा? तो अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, बहुत ही रफ डायग्राम बनाऊं, तो जैसे मान के चलिए ये आपका ट्रैकिया है, ये आपकी कौन सी नली है? ट्रैकिया, या कौन सी नली है? श्वसन नली है। इसके दोनों तरफ, दोनों तरफ मतलब एक यहां पर और एक यहां पर, कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है जो देखने को मिलेगी। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। तो ध्यान से समझना कि थायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी है? 2 है, यानी कि ये एक सिंगल पेयर या समूह में प्रेजेंट रहेंगे। अब मजेदार बात ध्यान से सुनना। आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो श्वसन नली के कहाँ है? दोनों तरफ है। एक इधर, अरे हाँ या ना, और एक इधर। आपको सामने से तो थायराइड ऐसा ही दिखेगा, हाँ या ना, लेकिन एक्चुअली आपका थायराइड आपके ट्रैकिया के बैक साइड से, आपके श्वसन नली के किससे? पिछले हिस्से से आपका थायराइड एक पतली सी झिल्ली से जुड़ा होता है। यस और नो? यानी कि आपका थायराइड एक पतली सी किससे जुड़ा है? एक पूरा का पूरा झिल्ली नुमा संरचना से थायराइड क्या है बेटा? आपका जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं, जैसे ये मान के चलो आपका थायराइड है, सॉरी ये आपका ट्रैकिया है, चलेगा? तो इधर एक थायराइड, इधर एक थायराइड, सामने से तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे से एक पतली सी क्या है? झिल्ली है, जिसने इस थायराइड को क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है। चलेगा? इस झिल्ली को कहा जाता है इस्थेमस, यानी कि यहां बीच में एक 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 क्या है बेटा? आपकी पूरी झिल्ली है, इसको कह रहे हैं क्या? इस्थमस। चलेगा? क्या कह रहे हैं? इस्थमस। कोई बड़ी बात नहीं कि पूछ लिया जाए कि थायराइड ग्रंथि कौन सी झिल्ली से आपस में जुड़ी रहती है, हाँ या ना? तो याद रखना कि थायराइड ग्रंथि कौन सी झिल्ली से?
इस्थमस झिल्ली से आपस में क्या है, जुड़ी हैं, ट्रैकिया के पीछे। तो पहले तो इतना लिखो, ठीक है। श्वसन नली के दोनों तरफ दो की संख्या में, श्वसन नली के दोनों तरफ कितने की संख्या में, दो की संख्या में, चलेगा, दो की संख्या में। श्वसन नली के दोनों तरफ कितने की संख्या में बेटा, दो की संख्या में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। चलेगा, दो की संख्या में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। चलेगा, और सीधा लिखेंगे श्वसन नली के पीछे, श्वसन नली से के पीछे एक पतली सी झिल्ली, एक पतली सी झिल्ली इस्थमस से जुड़ी हुई होती है। श्वसन नली के पीछे एक पतली सी झिल्ली किससे जुड़ी हुई होती है, इस्थमस से जुड़ी हुई रहती है। तो थायराइड ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है बेटा, आपके इस्थमस से जुड़ी हुई है। चलेगा, श्वसन नली के पीछे एक पतली सी झिल्ली इस्थमस से जुड़ी हुई रहती है। चलेगा, इस्थमस से जुड़ी हुई रहती है। यहां तक की कहानी क्लियर है? आप सुनना, आपकी जो 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 थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, इस थायराइड ग्रंथि के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज के सेक्शन मिलेंगे। चलेगा, सिंपल सी बात है, आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर छोटे छोटे किसके सेक्शन है बेटा, टिश्यूज के सेक्शन है, यानी कि ऊतक से बनी है। किससे बनी है? सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गन होगा ऊतक और सेल से ही बना होगा। तो आपकी थायराइड ग्रंथि भी छोटे छोटे किससे बनी है बेटा, आपकी सेक्शन से बनी है या ऊतक से बनी है? किससे बनी है? ऊतक से बनी है। और आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर दो टाइप के ऊतक मिलेंगे। कितने टाइप के? तो आपकी थायराइड ग्रंथि जब आप देखते हो तो कितने टाइप के ऊतक मिलते हैं? दो टाइप के ऊतक मिलते हैं। चलेगा, एक मिलते हैं आपको फॉलिकल टिश्यू, एक आपको कौन से टिश्यू मिलते हैं? फॉलिकल टिश्यू मिलते हैं, और दूसरे आपको मिलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। कौन से टिश्यू मिलते हैं बेटा? स्ट्रोमल टिश्यू मिलते हैं। चलेगा, तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उसमें कितने प्रकार के ऊतक हैं? दो प्रकार के ऊतक हैं। एक कौन से ऊतक है? फॉलिकल ऊतक है, और दूसरे कौन से हैं? स्ट्रोमल ऊतक है। अगर आप हिंदी में बात करना चाहो तो इनको पुटक ऊतक कहते हैं। फॉलिकल कौन से ऊतक कहलाते हैं? भाई नाम है, हम कुछ नहीं कर सकते। फॉलिकल कौन से ऊतक है? पुटक ऊतक है। स्ट्रोमल कौन से ऊतक है? तो इट इज भरण ऊतक। कौन से ऊतक है? भरण ऊतक। चलेगा, तो आपका थायराइड ग्रंथि जो है वो कितने टाइप के टिश्यू से बनी है? दो प्रकार के ऊतक से बनी है। एक कौन से टिश्यू है? फॉलिकल ऊतक है। एक कौन से है? स्ट्रोमल टिश्यू है। आप फॉलिकल और स्ट्रोमल याद रख लोगे, वेल एंड गुड। आप अगर दोनों याद रख पाओ तो ठीक है, स्ट्रोमल याद रख पाओ तो ठीक है, और अगर एक भी याद नहीं रख पाओ तब भी ठीक है। यस सोनो, कहीं से कहीं तक कोई टेंशन नहीं है, बस एक सेल याद रखना, ठीक है, कि आपके ये दो टिश्यू हैं, फॉलिकल टिश्यू और स्ट्रोमल टिश्यू हैं। इनके अंदर आपको फॉलिक्यूलर सेल देखने को मिलती हैं। कौन सी सेल देखने को मिलती है? फॉलिक्यूलर सेल देखने को मिलती है। ये फॉलिक्यूलर सेल वर्ड याद रखना। यस सोनो, कौन सी सेल देखने को मिलती है? फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, ऊतक है तो उसमें क्या होंगी? कोशिकाएं होंगी। तो इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं? फॉलिक्यूलर कोशिकाएं। बिल्कुल सिस्टम में याद रखो। दो थायराइड हैं, किससे जुड़े हैं? इस्थेमस से जुड़े हैं। उनके अंदर ऊतक हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के, फॉलिकल और स्ट्रोमल, पुटक ऊतक और भरण ऊतक। बोलो हाँ। चलेगा, उस पुटक और भरण ऊतक के अंदर कौन सी सेल मिल रही हैं? फॉलिक्यूलर सेल मिल रही हैं। कौन सी सेल मिल रही हैं? फॉलिक्यूलर सेल मिल रही हैं। चलेगा, और ये जो फॉलिक्यूलर सेल है, ये जो क्या है बेटा? फॉलिक्यूलर सेल हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे ही इनको टीएसएच एक्टिवेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहां से निकल रहा था? पिट्यूटरी से निकल रहा था। जैसे ही इसको टीएसएच एक्टिवेट करेगा, ये फॉलिक्यूलर सेल दो हार्मोन मेनली रिलीज करेंगी। पहले दो हार्मोन याद रखना कि ये फॉलिक्यूलर सेल्स कितने हार्मोन बेटा? दो हार्मोन मेनली रिलीज करेंगी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है T4 एंड T3। चलेगा,
तो सिंपल सी कहानी है कि आपके थायराइड से कितने हार्मोन रिलीज हुए? दो हार्मोन मेनली रिलीज हुए। कौन कौन से? T4 रिलीज हुआ और क्या रिलीज हुआ? T3 रिलीज हुआ। चलेगा? तो दो सिंपल हार्मोन निकले, T4 और T3। ठीक है। अब आपके पेपर के अंदर जब आप T4 और T3 की बात करोगे तो इनका फुल फॉर्म भी आता है कि व्हाट इज T4 एंड व्हाट इज T3। हाँ या ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉलिकुलर कोशिकाएं हैं, उनके अंदर से कितने हार्मोन निकल रहे हैं? दो हार्मोन निकल रहे हैं। एक कौन सा? T4 और एक कौन सा? T3। ठीक है। T4 को हम कहते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन। टेट्रा मतलब फोर, आयोडो थायरोनिन। चलेगा? तो सिंपल सी कंडीशन ये है कि T4 को क्या नाम दिया? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। चलेगा? और जो T3 है, कौन सा है बेटा? T3 है, इसको कहा जाता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। चलेगा? तो एक तरफ टेट्रा आयोडोथायरोनिन था, एक तरफ कौन सा था? ट्राई आयोडोथायरोनिन था। दो हार्मोन कहाँ से निकले बेटा? आपके फॉलिकुलर सेल से या थायराइड ग्रंथि से रिलीज हुए, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? हाँ या ना? अब आपको टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन जो दिख रहे हैं, जो आपकी थायराइड ग्रंथि निकाल रही है, उसके अंदर ये वर्ड कॉमन दिख रहा होगा, आयोडो। यस और नो? यानी कि इन हार्मोन्स के श्रावण के लिए आपको एक मिनरल ठीक ठाक स्थिति में चाहिए, और वो कौन सा है? आयोडीन। यानी कि इन दोनों हार्मोन्स का श्रावण किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा? आयोडीन की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर आयोडीन दिक्कत करेगा, अगर क्या दिक्कत करेगा? आयोडीन दिक्कत करेगा, तो आपका T4 और T3 का कहीं ना कहीं रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। पेपर में पूछा जाने वाला सवाल, थायराइड ग्रंथि में से T4 और T3 रिलीज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर क्या है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। बिना आयोडीन के श्रावण पॉसिबल नहीं है। चलेगा? सिंपल सी बात है। होगा भी तो बहुत प्रॉपर नहीं होगा। तो इतना लिखो। ठीक है। थायराइड ग्रंथि में पहले सीधा लिखना, थायराइड ग्रंथि में कौन से ऊतक? कौन से ऊतक? कोटक एवं भरण ऊतक पाए जाते हैं। फॉलिकल और स्ट्रोमल ऊतक पाए जाते हैं। कोटक एवं कौन से ऊतक पाए जाते हैं? भरण ऊतक पाए जाते हैं। कोटक एवं भरण ऊतक पाए जाते हैं। एवं इनके अंदर, एवं इनके अंदर कौन सी कोशिकाएं? फॉलिकुलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। एवं इनके अंदर फॉलिकुलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलेगा? इनके अंदर फॉलिकुलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। ये फॉलिकुलर कोशिकाएं कितने हार्मोन? मुख्यतः दो हार्मोन T4 और T3 का श्रावण करती हैं। ये फॉलिकुलर कोशिकाएं मुख्यतः दो हार्मोन T4 और T3 का श्रावण करती हैं। ये फॉलिकुलर कोशिकाएं मुख्यतः दो हार्मोन T4 और T3 का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। चलेगा? T4 और T3 का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। हाँ या ना? ठीक है। T4 और T3 का क्या लिख लो बेटा? फुल फॉर्म लिख लो, टेट्राइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेट्राइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। चलेगा? तो एक तरफ टेट्राइडोथायरोनिन रिलीज हो रहा है, एक तरफ ट्राईआइडोथायरोनिन रिलीज हो रहा है। ठीक है। नीचे लिख लोगे नोट डालकर, T4 और T4 और T3 के श्रावण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है।
T4 और T3 के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलेगा, T4 और T3 के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बाकी समाचार कल। आया ना? सिंपल सी बात है, क्योंकि अब वो T4 T3 का काम क्या है, उससे कौन सी बीमारी होती है, फिर पैराथायराइड कैसे काम करता है, उसमें समय लगेगा, इसलिए आपको कल समझ में आएगा। कल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हार्मोन्स बचे नहीं। थायराइड के बाद पिनियल बचा है, पैनक्रियाज बचा है, थाइमस छोटा सा है, और गॉनेट्स आप किसके साथ पढ़ोगे? रिप्रोडक्शन के साथ पढ़ोगे। LH FSH आपको किसके साथ समझ में आ जाएगा? प्रजनन के साथ समझ में आ जाएगा। तो कल ऑलमोस्ट ये टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? हाँ या ना? चलेगा। और कल ही आपको असाइनमेंट के क्या मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे। किसके ऊपर? केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर। बोलो हाँ। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। 10 मिनट का एक ब्रेक ले लो, उसके बाद नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र की क्लास क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। फिर 1.5 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर ज्योग्राफी की क्लास क्या होगी? शुरू होगी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ठीक है।